CH9 तुम किसी के प्यार के काबिल नहीं, सिंदूर मिटाना, सबके असली चेहरे सामने आएंगे। उसकी माँ ने भी कहा, हाँ आदित्य क्या सोच रहे हो, जल्दी करो। क्योंकि जिज्ञासा ने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा था और प्ले पर उसका हाथ था कि बस एक मूवमेंट और यह वीडियो सब जगह चली जाएगी। फिर आदित्य ने न चाहते हुए भी अपने कांपते हाथों से जिज्ञासा का वह मंगलसूत्र उतारा। पर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वह अपने हाथ में पड़े उस मंगलसूत्र को देख रहा था जिसे उसने कई बार जिज्ञासा से बदलने को बोला, पर जिज्ञासा ने मना कर दिया कि यह मंगलसूत्र तो वह मरने के बाद ही उतारा जाएगा। पर आज उसने उस मंगलसूत्र को आदित्य के हाथों से उतरवाया। फिर उसने वह मंगलसूत्र लिया और खिड़की के पास आई और फिर उस खिड़की से उसने बाहर देखते हुए वह मंगलसूत्र को जोर से बाहर फेंक दिया और बोला, अलविदा, इस जन्म का ही नहीं हर जन्म का साथ खत्म हुआ। फिर उसने आदित्य को बोला, मेरी मांग का सिंदूर भी मिटा दो। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, जिज्ञासा तुम बहुत गलत कर रही हो, इसके लिए कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। जिज्ञासा ने कहा, अब पछताने की बारी तुम्हारी है आदित्य, क्योंकि मैं इस बात के लिए हमेशा पछताऊंगी कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया, तुम्हें अपना दिल दिया, तुम पर विश्वास किया। इस बात का पछतावा मुझे शायद इस जन्म में हमेशा रहेगा, पर सिर्फ इसके अलावा मुझे कोई और पछतावा नहीं। अब उसकी माँ आगे आई और बोली, जिज्ञासा सच में अब तो मुझे सच में लग रहा है कि तुम पागल हो गई हो। अपने पति को अपना सिंदूर मिटाने के लिए बोल रही हो, जिस पति की लंबी उम्र के लिए तुम क्या क्या नहीं करती थी, जिसके पीछे तुम पागल रहती थी। जिज्ञासा ने कहा, शुक्र है कि कम से कम आपको यह एहसास तो है कि इस पति को मैं कितना प्यार करती थी, इसके पीछे पागल रहती थी, इसकी लंबी उम्र के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। पर फिर भी आप चाहती थी कि मुझे यानी अपनी खुद की औलाद से उसके पति को दूर करके आप अपनी इस अडॉप्टेड बेटी का रास्ता साफ कर दे। पर आपसे क्या शिकायत, जबकि मेरे इस पति को लगता है शायद इसको मौत के मुंह में धकेल कर मैं भाग गई थी। पर कोई बात नहीं, सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता, ये सच भी बाहर आएगा। आदित्य ने उसके माँ बाप और सबके जोर देने पर जिज्ञासा का सिंदूर मिटा दिया, पर उसके हाथ अब कांप रहे थे, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और जिज्ञासा वह आदित्य की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसका चेहरा बहुत शांत था पर आंखों में बहुत सारे सवाल और शिकायतें। आदित्य भी जिज्ञासा की आंखों में देख रहा था। अब उसे अनजाना डर लग रहा था। उसके मन में एक बार आया कि कहानी सच में मैं गलत तो नहीं कर रहा। पर जैसे ही राखी ने देखा कि आदित्य और जिज्ञासा एक दूसरे को देख रहे हैं, उसने सोचा कि कहीं आदित्य के मन में फिर से जिज्ञासा के लिए प्यार न उत्पन्न हो जाए, फिर वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसने जल्दी से चक्कर आकर नीचे गिरने का बहाना बनाया और आदित्य को बुलाया। और आदित्य जैसे होश में आया, उसने जल्दी से राखी की तरफ देखा और उसकी तरफ दौड़ा। और राखी वो आदित्य को देखकर कह रही थी, आदित्य प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज तुम यही मेरे पास रहो। आदित्य ने राखी की बात सुनकर एक बार जिज्ञासा की तरफ देखा, क्योंकि उसे सच में आज जिज्ञासा बड़ी ही अजीब लग रही थी। पर जिज्ञासा वो हंसती हुई जोर से ताड़ी मारती हुई बाहर चली गई और बोली, कंटिन्यू करो अपना यह नाटक, क्योंकि बहुत थोड़े दिन की बात है, सबके असली चेहरे सामने आने वाले हैं। अब जिज्ञासा बाहर जाकर सीधा अपने कमरे में आए और उसने अपना कमरा बंद कर लिया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। सबके सामने वो एक अलग चेहरा दिखा रही थी, पर अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सच जानने के बाद भी उसकी माँ ने एक बार भी जिज्ञासा की तरफ प्यार से नहीं देखा। उसने कहा, माँ सच में किसी भी जन्म में तुम मुझे मत मिलाना। फिर उसने अपने गले पर हाथ फेरा। शादी के बाद ये पहली बार था जब जिज्ञासा ने अपना मंगलसूत्र अपने से अलग किया था। वे शीशे के पास खड़ी अपनी मांग को देख रही थी, जिसे उसने आदित्य के हाथों से ही मिटाया। उसने कहा, आदित्य तुमने मुझे कभी भी लीगल वाइफ का दर्जा नहीं दिया, पर सिर्फ यह मंगलसूत्र और यह सिंदूर ही था तुम्हारी निशानी। इस जन्म का साथ खत्म हुआ। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद या दूसरे शरीर में जाने के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता रहे, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से मैं तुमसे जुड़ी रहूं, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इधर आदित्य जिज्ञासा की बातों को और उसके एक्शंस को ही सोच रहा था कि जिज्ञासा 5 दिन में ऐसे कितना बदल गई। जो जिज्ञासा आदित्य के आगे पीछे होती थी और उसे अपनी सफाया देती नहीं थकती थी, आज वही जिज्ञासा सबको सच दिखाकर फिर भी चुप है। अब आदित्य का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। राखी ने जैसे ही आदित्य को आवाज लगाई, जब वो बाहर जाने लगा तो आदित्य ने बिना राखी की बात सुने जल्दी से कमरे के बाहर आ गया। इधर वो जिज्ञासा के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा नॉक किया और जिज्ञासा जो आराम से बैठी एक डायरी पर कुछ लिख रही थी,
उसने जल्दी से वो डायरी साइड पर रखी और उठकर दरवाजा खोला तो आगे आदित्य खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अंदर आ गई और बोली, तुम्हें नहीं लगता राखी को तुम्हारी जरूरत है? तुम्हें उसके पास होना चाहिए। अब आदित्य सच में हैरान था, क्योंकि जब भी आदित्य राखी के पास होता हमेशा जिज्ञासा को ये शिकायत होती कि आदित्य कभी भी उसे टाइम नहीं देता, हमेशा राखी के पास रहता है और आज वो खुद उसे कह रही है कि राखी के पास जाओ। उसने कहा, जिज्ञासा तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना कैसे बदल गई? जिज्ञासा ने कहा, मैं कहाँ बदली हूँ, देखो ना वही तो हूँ मैं। आदित्य ने कहा, नहीं जिज्ञासा। जिज्ञासा ने कहा, आदित्य एक बात कहूँ? आदित्य ने कहा, हाँ बोलो। जिज्ञासा आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने कहा, बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही? जिज्ञासा कुछ कहने ही वाली थी कि चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं, ये बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ यह मैं अब कभी नहीं कहूंगी, बल्कि तुम पूरी जिंदगी इसी बात को सोचते रहोगे कि आखिर मैं तुमसे कहना क्या चाहती थी, क्या इच्छा थी मेरी आखिरी पर छोड़ो। आदित्य जिज्ञासा के पास आया और बोला, बार बार तुम क्यों ऐसे मनहूसों वाली बात करती हो? बोला ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक किडनी के सहारे तुम जिंदा रह सकती हो। जिज्ञासा ने कहा, आदित्य कल को अगर तुम्हें पता चला कि तुमने खुद मुझे मौत के मुंह में धकेला है और मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, और जिस चीज के लिए तुमने मुझे इतनी सजा दी वो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं, बल्कि मैं तो शुरू से ही विक्टिम रही हूं, तो क्या तुम्हें जरा भी अफसोस होगा? आदित्य ने कहा, देखो जिज्ञासा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ कि तुम शायद 5 दिन जंगलों में रहकर आए हो, इसीलिए तुम्हें गुस्सा है, पर सच मानो राखी ने मुझसे सच में कहा था कि उसने एक बहुत बड़े ट्री हाउस में तुम्हारा सारा रहने का इंतजाम किया है और वहां पर जरूरत की हर चीज है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिज्ञासा ने कहा, राखी ने कहा, और तुमने मान लिया? क्या कभी तुमने मेरी बात पर विश्वास किया? हमारे बीच राखी कब आए और क्यों आए? अगर मैं कहूँ कि राखी मुझे मारना चाहती है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो कुछ भी राखी ने अभी तक मुझ पर इल्जाम लगाए वो सब इल्जाम उस पर साबित होते हैं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? आदित्य ने कहा, देखो मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है तुम राखी को नुकसान पहुंचाती हो, पर ठीक है मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हें ये लगता है मेरे और राखी के बीच में कुछ है, पर बस एक बार सर्जरी हो जाए मैं तुम्हारी यह शंका भी दूर कर दूंगा। फिर आदित्य जैसे ही जिज्ञासा के पास आया उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। जिज्ञासा ने अपना सर पीछे कर लिया और बोला, नहीं आदित्य, मुझे हाथ भी मत लगाना, क्योंकि तुम ये हक खो चुके हो। अब आदित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम्हारी यही बातें मुझे दुख पहुंचाती है, यही बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिज्ञासा ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ राखी और अपने आप से प्यार करते हो, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, क्योंकि प्यार विश्वास का नाम है और तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे पेट पर कट देखकर भी तुमने कहा कि मैंने खुद ये कट मारा है, ताकि तुम्हें साबित कर सकूं कि मैंने तुम्हें किडनी दी थी। तुमने राखी की बात मान ली पर मेरी बात नहीं मानी, जो तुम्हारी बीवी है, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आदित्य, अपने ये घटिया लफ्ज और प्यार जैसा शब्द अपनी जुबान से मत निकालना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से यह सुनकर मुझे सच में घिनन आती है और गुस्सा आता है अपने आप पर कि मैंने कभी तुम जैसे लड़के से प्यार किया था। काश वो वक्त वापस आ जाए और भगवान एक मौका दे, मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे दुख तकलीफों को खत्म कर दूंगी तुम्हें रिजेक्ट करके, क्योंकि तुम मेरे तो छोड़ किसी के प्यार के काबिल नहीं हो। फिर वो अपनी बेड पर बैठ गई। आदित्य वो जल्दी आगे बढ़ा और गुस्से से जिज्ञासा का गला पकड़ते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, क्यों तुम ऐसी बातें करती हो? क्यों तुम हमेशा मेरे प्यार पर शक करती हो? जिज्ञासा, जिसका गला बुरी तरह से घुट रहा था पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फिर वह ऊंची ऊंची हंसने लगी। आदित्य हैरान हो रहा था। उसने जल्दी से उसका गला छोड़ा, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि सच में अगर उसने 1 मिनट भी और उसका गला पकड़ा तो कहीं जिज्ञासा मर ही ना जाए। उसने अपने आप को संभाला और बोला, जिज्ञासा तुम ठीक हो ना? सॉरी, वो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। जिज्ञासा ने उसका हाथ झटका और बोला, तुम्हें मेरे लिए अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि इस बात का डर लग रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी प्यारी राखी को किडनी कौन देता और उसकी जान कैसे बचती? आदित्य, जो जिज्ञासा की बात सुनकर हैरान था, उसने कहा, जिज्ञासा तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जिज्ञासा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कहा, मैंने तुम्हें कहा ना 2 दिन तक मेरी बात मानो, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी राखी को अपनी किडनी दूंगी। याद रखना, मैं कभी भी पलट सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो क्या कोई भी मुझसे बिना मेरी इजाजत के किडनी नहीं छीन सकता, वरना क्या होगा ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और मेरी दूसरी शर्त है कि टू बी कंटिन्यूड CH10। दूसरी शर्त, ये ट्रिक्स बहुत पुरानी हैं। आदित्य का शक।
वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी राखी को अपनी किडनी दूंगी। याद रखना, मैं कभी भी पलट सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो क्या कोई भी मुझसे बिना मेरी इजाजत के किडनी नहीं छीन सकता। वरना क्या होगा ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और मेरी दूसरी शर्त है कि अब आगे आदित्य ने कहा, दूसरी शर्त क्या है? तो जिज्ञासा ने कहा, जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो जाती मेरी दोस्त नैना मेरे पास ही रहेगी, और उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं देखना चाहती, तुम्हें भी नहीं। आदित्य ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिज्ञासा ने कहा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं उसका तुमसे कोई मतलब नहीं। अब हमारा ये रिश्ता सिर्फ राखी को किडनी देने तक रह गया है। उसके बाद तुम और मैं अलग हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। पर जब तक ये सर्जरी नहीं होती तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आदित्य हंसा और बोला, तुम क्या सोचती हो मुझे तुम्हारी यह ट्रिक नहीं पता? मुझे अच्छे से पता है यह अजीब बिहेवियर करके और अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर तरस आएगा, या फिर सच में ये लगेगा कि कहीं तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं और मैं इस सर्जरी के लिए मना कर दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, भूल जाओ, सर्जरी तो तुम्हें करानी ही पड़ेगी, क्योंकि यह तुम्हारा फर्ज है। जिज्ञासा ने कहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी तरह झूठी मक्कार नहीं हूं, मैंने पहले ही बोला है मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अगर कहा है ये किडनी दूंगी तो जरूर दूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे अब चाहे ये किडनी हो, दिल हो या कोई भी अंग हो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो सिर्फ किडनी नहीं बल्कि मेरी आंखें, मेरे लंग्स, सब कुछ दान कर सकते हो। मेरा दिल छोड़कर। आदित्य ने कहा, तुम सच में पागल हो गई हो। जिज्ञासा ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, जो समझना है समझो, पर मेरी दूसरी शर्त यही है कि नैना मेरे पास ही रहेगी, उसे अभी के अभी बुलाओ, और मेरे कमरे में तुम या राखी के माँ बाप कोई भी नहीं आने चाहिए। अगर मेरी यह शर्त मानने को तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं क्या कर सकती हूँ यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल जाओ, मुझे सोना है, और तुम्हारी शक्ल देखकर अगर मैं सोई तो मेरी नींद भी खराब होगी और फालतू में घटिया घटिया सपने आएंगे। मैं ये 2 दिन आराम से सोना चाहती हूँ। आदित्य हैरान था कि सच में जिज्ञासा बहुत बदल गई थी। उसे बहुत ज्यादा, पर वो गुस्सा था कि जिज्ञासा शायद जानबूझकर उसे प्रोवोक करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। वह बाहर आ गया। उसने नैना को फोन मिलाकर बुलाया। उसके बाहर जाते ही और दरवाजा बंद होते ही जिज्ञासा, जो सोने का नाटक कर रही थी, वह उठ बैठी और बोली, आदित्य याद रखना, तुम दिन रात रोओगे और बहुत पछताओगे, पर मैं तुम्हारा वो पछतावा, वो तड़प देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से। इधर आदित्य जैसे ही बाहर आया, राखी के माँ बाप राखी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। उसकी माँ आदित्य के पास आई और बोली, आदित्य तुमने जिज्ञासा से बात की, क्यों कर रही है वो ऐसा? आदित्य ने कहा, नहीं माँ, पता नहीं जिज्ञासा को क्या हो गया है, जब से जंगल से आई है वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। उसने घर पर अपने सारे कपड़े, जूते, सब पुराना सामान जला दिया, और तो और वो 2 पेड़ जो हमने अपने हाथों से लगाए थे उसने वह भी उखाड़ दिए। और उसका बिहेवियर, वो तो सच में बहुत ही अजीब है। उसके दिमाग में अब एक बात घूम रही थी कि मेरी बात मानो आदित्य, सच में तुम्हें किडनी मैंने ही दी है। अगर तुम किसी और अस्पताल में या कहीं और चेक कराते हो तो तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। फिर अचानक डॉक्टर मधु, जो राखी के कमरे में ही जा रही थी, आदित्य ने उसे दरवाजे पर ही रोका और बोला, डॉक्टर मधु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर मधु ने घबराते हुए कहा, हाँ श्री आदित्य बताइए। तो आदित्य ने कहा, नहीं, आप अपने केबिन में चलिए। डॉक्टर मधु ने राखी के पिता की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रही हूँ, और अपने केबिन में चली गई। आदित्य उसके साथ ही था। डॉक्टर मधु ने कहा, बोलो आदित्य, क्या कहना चाहते हो? आदित्य ने कहा, डॉक्टर मधु, आयु शो की मुझे किडनी राखी ने ही दी है। डॉक्टर मधु ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आदित्य, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें ये किडनी राखी ने दी है, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और वैसे भी राखी से ज्यादा मैं जिज्ञासा को पसंद करती हूँ। तुम अच्छे से जानते हो मैं उसका कितना भला सोचती हूँ, यहाँ तक कि उसने प्रेग्नेंट ना होने के लिए मुझसे कई तरह की दवाइयाँ ली और अपना बच्चा भी अबॉर्ट कराया, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी बात तुम्हारे सामने आए या तुम्हारे और जिज्ञासा में कोई भी गलतफहमी हो। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? आदित्य ने कहा, नहीं डॉक्टर मधु, कुछ नहीं, बस वो मेरे मन में एक बार वो आया जिसे मैं निकालना चाहता था। डॉक्टर मधु ने कहा, देखो आदित्य, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं या राखी या तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम जिज्ञासा को प्रेशराइज मत करो किडनी देने के लिए। और अगर राखी को कुछ होता भी है या फिर वो मर जाती है तो कोई बात नहीं, यह उसकी किस्मत होगी और उसके लिए अच्छा ही होगा कि अपने बहन के पति को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। या फिर मैं सूटेबल डोनर ढूंढने की कोशिश करूंगी, पर तुम्हें भी पता है उसका ब्लड ग्रुप अलग है, हो सकता है
दोनों मिलने में टाइम हो, पर जो भी होगा राखी की किस्मत है, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आदित्य ने जैसे ही सुना कि राखी की जान खतरे में है, उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर, यह सर्जरी जरूर होगी, और जिज्ञासा ही राखी को किडनी देगी, यह उसका फर्ज भी है। बस मेरे दिल में एक लास्ट वहम था जो आज निकल गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा और जिज्ञासा की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। फिर डॉक्टर मधु ने कहा, मैंने भी सुना कि जिज्ञासा बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, पर डोंट वरी, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि शायद सर्जरी से पहले अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, सर्जरी हो, या उसे टालना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बिहेव करके सामने वाले के मन में शक पैदा कर दीजिए ताकि वो आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए। शायद जिज्ञासा वही सब कर रही है। आदित्य ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर मधु, जिज्ञासा ये सब करके मेरे मन में शक पैदा कर रही है ताकि मैं उसकी बात मान जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। फिर आदित्य ने कहा, ये सर्जरी कब होगी? मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये सर्जरी हो और सब खत्म हो जाए। उसके बाद जिज्ञासा उसे मैं समझा लूंगा और मना भी लूंगा। उसके बाद मैं उसे इतनी अच्छी जिंदगी दूंगा कि उसे कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। डॉक्टर मधु जो अपने मन में हंस रही थी कि इस सर्जरी के बाद तो तुम जिज्ञासा की कभी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, उसने कहा, डॉन टी वरी आदित्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा और मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। हम जिज्ञासा को जल्दी ही ठीक कर देंगे और मैं खुद पर्सनली जिज्ञासा का ध्यान रखूंगी। जितनी जल्दी हो सके उसे रिकवर करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आदित्य ने डॉक्टर मधु का हाथ पकड़ लिया और बोला था, थैंक यू डॉक्टर मधु, आप मेरा बहुत साथ देती हैं। पहले भी मेरी जान आपकी वजह से ही बच पाई और मैं आपका ही एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एंड रियली वेरी सॉरी कि मेरे मन में जरा भी शक आया। डॉक्टर मधु ने कहा, इट्स ओके आदित्य, आई कैन अंडरस्टैंड जिस तरह से जिज्ञासा बिहेव कर रही है, कोई भी होता तो शायद उसे भी यही लगता। तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तुम सिर्फ जिज्ञासा का ध्यान रखो, उसे खुश रखो। तुम्हारे और जिज्ञासा के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है रहनी चाहिए और मुझसे जितनी मदद हो सके मैं करने की कोशिश करूंगी। पर मेरा यकीन मानो, ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है। जिज्ञासा अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। अब तुम खुद को ही देख लो, कैसे 4 साल से तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास होता है कि तुम्हारी एक किडनी नहीं? इस तरह जिज्ञासा को भी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर मधु बाहर आए, पर जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने एक चैन की सांस ली कि वो फिर से आदित्य को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई। वो सीधी राखी के कमरे में गई। उसने देखा राखी की मां घर चली गई थी आराम करने, क्योंकि वह रात से यही थी और राखी के पिता उसके पास ही थे। वह जैसे ही अंदर आई उसने राखी के पिता को बोला, श्री वर्मा आप भी घर जाकर आराम कीजिए, मैं राखी के साथ हूँ। मिस्टर वर्मा ने कहा, थैंक यू मधु। फिर उन्होंने कहा, मधु क्या सच में जिज्ञासा मरने वाली है? जैसे ही उन्होंने ये कहा मधु और राखी ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, श्री वर्मा आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मिस्टर वर्मा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल जिज्ञासा की बातों को सुनकर एक पल में मन में आया, बाकी उसके साथ कुछ भी हो मुझे कुछ लेना देना नहीं। वैसे भी बहुत परेशान किया है उसने, मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो पैदा हो, मैं तो बेटा चाहता था। लेकिन इतना कहकर वो बाहर चले गए। डॉक्टर मधु ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और राखी को बोला, राखी, और उन्हें आदित्य और अपने बीच हुई सारी बात राखी को बता दी। राखी ने कहा, डॉक्टर अब क्या होगा, कहीं आदित्य पलट तो नहीं जाएगा? डॉक्टर मधु ने कहा, नहीं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, तुम घबराओ मत। अब तो आदित्य खुद चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सर्जरी हो जाए। इधर नैना जिज्ञासा के पास आ गई थी। वह जैसे ही जिज्ञासा के पास आई उसने उसे कस के सीने से लगाया और बोला, जिज्ञासा कैसी है? तू कहाँ थी इतने दिन? मैंने कितना पूछा आदित्य से, आंटी से, किसी ने मुझे नहीं बताया, तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। तो जिज्ञासा ने उसे सारी बात बता दी कि वो इतने दिन कहाँ थी और किस तरह से आदित्य ने उसे जंगलों में छोड़ा था। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आदित्य सच में पागल हो गया है। नैना ने कहा, जिज्ञासा तू जानती है तेरे पास एक ही किडनी है, तूने क्यों आदित्य की बात मानी? छोड़, मना कर दे और डिवोर्स दे दे आदित्य को, मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारे अलावा हम दोनों काफी हैं एक दूसरे के लिए। जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नैना ने कहा, तू पागल हो गई है, तू खुद मौत के मुंह में जाना चाहती है। सब जानते हुए भी तो जिज्ञासा ने कहा, नैना मेरी बात तो सुन। फिर उसने नैना को सारी बात बता दी कि जंगल में कैसे उसे परी मिली थी। नैना जिज्ञासा की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, जिज्ञासा तू पागल हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 21st सेंचुरी है, तू कैसे पुरानी बातें कर रही है? जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना मैं सच कह रही हूँ। नैना ने कहा, देख किसी ने ऐसे ही तुझे बेवकूफ़ बनाया है।
अचानक कोई लड़की आई और उसने तेरे सामने यह बात रखी और हो सकता है ये राखी का ही किया धरा हो। वो लड़की जरूर राखी किसी कोई थर्ड ग्रेड की एक्टर होगी और तू उसकी बातों में आ गई। अभी नैना ये कह ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, जिससे नैना और जिज्ञासा दोनों हैरान हो गई। और टू बी कंटिन्यूड। PLS लाइक एंड कमेंट। CH परी का नैना को थप्पड़ मारना, भूत फूल, जिज्ञासा का प्लान। जिज्ञासा ने कहा नहीं नैना, मैं सच कह रही हूँ। नैना ने कहा देख, किसी ने ऐसे ही तुझे बेवकूफ़ बनाया है। अचानक कोई लड़की आई और उसने तेरे सामने ये शर्त रखी और हो सकता है ये राखी का ही किया धरा हो। वो लड़की जरूर राखी का किसी कोई थर्ड ग्रेड की एक्टर होगी और तू उसकी बातों में आ गई। कभी नैना यही कहा ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, जिससे नैना और जिज्ञासा दोनों हैरान हो गए। और अब आगे नैना जिज्ञासा को बोल रही थी कि ऐसा भी कभी हुआ है? तू पागल है, ऐसे ही किसी की बातों में आ गए। अगर मैं तेरी जगह होती तो उस लड़की को बालों से पकड़कर उसे थप्पड़ मारकर उसे ये बोलती कि किसने उसे ये बातें फैलाने के लिए बोला है। जिज्ञासा वो भी नैना की बातों को सोचने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। नैना और जिज्ञासा ने जैसे ही देखा तो वही परी गुस्से से नैना को देख रही थी। जिज्ञासा वह उसे देखकर हड़बड़ा गई और नैना वह तो बिल्कुल सहम गई, क्योंकि उस परी के पैर जमीन से थोड़ी ऊपर थे और उसने वैसे ही सफ़ेद कपड़े पहने थे और भूरी आंखें, चेहरे पर तेज बहुत ही सुंदर कमर से भी नीचे आते हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे। नैना तो उसे अपनी फटी आंखों से देखते ही रही। फिर नैना ने दरवाजे की तरफ देखा जो कि बंद था और अंदर से लॉक था, और खिड़की वो भी अच्छे से बंद थी। उसने कहा ये कौन है? तुम भूत भूत। इतना कहकर नैना जिज्ञासा से चिपक गई और बोली, जिज्ञासा ये कोई भूत है, शैतान है, भगाओ इसको। फिर नैना ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन हड़बड़ाहट में वो सारा पाठ भूल रही थी। वो परी वो नैना की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, हनुमान चालीसा भी याद नहीं हो रहा? उसने कहा मैं सुनाऊं, मुझे सब आता है। फिर उसने नैना के सामने पूरा हनुमान चालीसा सुनाया, जिससे कि उसे लगभग 4 मिनट लगे। बिना रुके बिना सांस लिए उसने एक ही सांस में पूरा हनुमान चालीसा सुना दिया। नैना वो तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो बुत बनी खड़ी थी। उसने कहा आजकल के भूत कितने मॉडर्न हो गए, उनको हनुमान चालीसा भी याद है। ये कब हुआ? जिज्ञासा ने नैना के सिर पर थप्पड़ मारा और बोला, ये कोई भूत नहीं, यही परी है जो मुझे जंगलों में मिली थी। नैना ने कहा तू पागल हो गई है, देख इसके पैर हवा में है, जमीन पर नहीं लगे हुए। ये सिर्फ भूतों के साथ होता है, ये कोई चुड़ैल है। जैसे ही नैना ने ये कहा तो वह परी नैना की तरफ आई और उसने नैना के मुंह पर एक तमाचा मारा और बोला, तूने मुझे चुड़ैल बोला, तो खुद चुड़ैल है। नैना जो हैरान थी कि उसके मुंह में अभी शब्द ही थे, 1 सेकंड में वो परी उसके पास आ भी गई और उसने तमाचा भी मारा, और वो तमाचा बहुत जोरदार था। नैना का पूरा मुंह हिल गया। जिज्ञासा ने जल्दी से परी के गुस्से को देखते हुए कहा, परी माँ प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई। दरअसल आप भी जानती हैं इतनी जल्दी ऐसी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए यह ऐसी ही है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। परी माँ ने कहा, तुम कह रही हो तो ठीक है, पर अपनी दोस्त को बोल दो खबरदार मुझे भूतिया चुड़ैल कहा। उसने कहा अगर उसने एक बार भी मेरे लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया तो मैं चुड़ैल बनने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी और इसे अच्छे से बताऊंगी कि चुड़ैल क्या कर सकती है। जिज्ञासा ने नैना की तरफ देखकर कहा, नैना होश में आ। नैना जो सब सुन रही थी पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। जिज्ञासा ने कहा, चल परी माँ से माफी मांग। नैना ने कहा, जिज्ञासा पक्का यही परी माँ है? तो जिज्ञासा ने कहा, नैना यही परी माँ है, अब जल्दी से माफी मांग वरना परी को और भी गुस्सा आ जाएगा। नैना जल्दी से उठी, बोली, सॉरी परी माँ, वो आपको भी पता है आजकल ऐसी बातें कहाँ होती हैं, परियों की कहानी तो सिर्फ कहानियों में ही रह गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर नैना को अभी भी लग रहा था कि क्या ये सच है, और परी जो नैना के दिल की बात जान सकती थी, उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम जिज्ञासा की बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं देख सकती हूँ कि तुमने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कितनी बार खुद मुसीबत को गले से लगाए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर जो जिज्ञासा कह रही है वो सब सच है। अब तुम दोनों को रागिनी को दिल दान करना है और ये तुम्हें अब बचे 58 घंटे के अंदर अंदर करना है, क्योंकि 48 उसके बाद रागिनी अपना ये शरीर छोड़ देगी और शरीर छोड़ने के सिर्फ 10 घंटे तक उसकी बॉडी को इसी अस्पताल में रखा जाएगा और तब तक मैं उसे जीवित रख सकती हूँ। उसके बाद उसे जला दिया जाएगा। नैना ने कहा, पर आप ये कैसे जानती हैं कि उसकी बॉडी को 10 घंटे के अंदर अंदर चला दिया जाएगा? तो परी ने कहा, मुझे सब पता है, इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हारे पास अब 58 घंटे हैं। नैना ने कहा, पर जब तक जिज्ञासा की किडनी राखी को नहीं मिल जाती
तब तक यह मुमकिन नहीं। आदित्य और उसके पापा इसी कमरे के बाहर नजर रख रहे हैं। वो जिज्ञासा को यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे। और दिल दान करना तो बहुत दूर की बात है। परी ने कहा, देखो ये सब मैं नहीं जानती, पर तुम्हें ये करना ही होगा। रास्ता तुम निकालो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी जब भी तुम्हें जरूरत हो। फिर परी माँ ने जिज्ञासा और नैना को बहुत कुछ समझाया कि उन्हें क्या करना है। जिज्ञासा ने कहा, शुक्रिया परी माँ, आपने हमारी बहुत मदद की। परी हंसी और बोली, जिज्ञासा भूलो बोलो, ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, वरना अब तक तो मैं उन कुत्तों का निवाला बन जाती। और हम हमारे परीलोक में हम किसी का छोटा सा एहसान भी हमेशा याद रखते हैं। अगर कोई हमारे छोटे से काम भी आए तब भी पूरी जिंदगी हम उसका साथ देते हैं। और तुमने तो न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मेरे जख्मों को भी ठीक किया। अपना खाना तुमने मुझे दिया, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। इसीलिए ये जिंदगी तुम्हारे नाम रही, हमेशा तुम्हारी सहायता करती रहूंगी। जिज्ञासा ने शुक्रिया बोला और बोला, ठीक है परी माँ, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नैना जिज्ञासा से बात करके और सारी चीज समझकर बाहर आ गई। नैना को ये भी पता चल गया कि जिज्ञासा ने अपने जेवर बेचकर आधे पैसे यानी 2 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। पर वो किस लिए था ये भी जिज्ञासा ने उसे बता दिया। नैना बहुत रो रही थी। उसने कहा, जिज्ञासा प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना, तुम्हें भी पता है ये जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मुझे अब नई जिंदगी मिल रही है जिसमें मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, और मेरे माँ बाप भी, और कुछ और भी सरप्राइज हैं जो परी माँ ने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा यह मुझे उस शरीर में जाने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे भी आत्मा और दिल तो मेरा ही होगा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर जिज्ञासा ने नैना को एक डायरी दी और बोला, नैना इस डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है, और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। फिर जिज्ञासा ने नैना को कुछ और भी बताया। नैना ने कहा, पर यह पॉसिबल कैसे होगा, मैं सबके फ़ोन कैसे लूंगी। तो जिज्ञासा ने कहा, नैना ये तुम्हें देखना है। नैना ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है जिज्ञासा, पहले तो मैं जल्द से जाती हूँ और सारा सामान लाती हूँ। नैना जल्दी से कमरे के बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई, आदित्य खड़ा था। उसने कहा, जिज्ञासा ने तुमसे क्या कहा। तो नैना ने कहा, वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर फिर वहां से बाहर चली गई। लगभग 2 घंटे बाद नैना उस कमरे में जिज्ञासा के बहुत बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते, फ्रेश फूल जिसमें रोज लिली और सब तरह के फूल थे, वो लेकर उसके कमरे में आए। आदित्य ने उसे दरवाजे पर रोका और बोला, ये तुम क्या कर रही हो। तो नैना ने कहा, मुझे जिज्ञासा ने यही करने को बोला है कि वो जितना टाइम भी इस अस्पताल में रहना चाहती है उसके पास ये रंग बिरंगे फूल होंगे। तुम्हें तो पता होगा ना उसे फूलों से कितना प्यार है। आदित्य को पता था कि जिज्ञासा को रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ना कहा और नैना को वो बड़े बड़े गमले अंदर ले जाने दिए। नैना ने जिज्ञासा को देखकर हाँ में सिर हिलाया, जैसे उसे कह रही हो कि सारा काम हो गया, और उसने बड़े बड़े गमले चारों तरफ लगा दिए, हर एक तरफ। जिज्ञासा ने कहा, नैना वो सब हो गया जो मैंने बोला था। तो नैना ने कहा, हाँ जिज्ञासा घबराओ मत, सब वैसे ही हुआ है। फिर जिज्ञासा ने नैना को उसके फ़ोन पर कुछ फॉरवर्ड किया और बोला, अब तुम जाओ और डॉक्टर मधु को ये दिखाओ और उनसे क्या कहना है ये भी, पर उससे पहले पहले इस अस्पताल के टॉप फ्लोर पर जाओ जहाँ पर रागिनी एडमिट है। उसकी डॉक्टर है डॉक्टर बरखा, तुम्हें उनसे मिलना है और उन्हें सब समझाना है। और एक बार रागिनी को देखो, वो दिखने में कैसी है, क्योंकि मैं उसकी एक ही झलक देखी है, वो काफ़ी हद तक मुझसे मिलती है। नैना ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर नैना बाहर आ गई। उसने आदित्य को बोला कि जिज्ञासा को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वह सो रही है और उसे इन फूलों की खुशबू में सोना अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी पता है ये फूल मेंटल पीस देते हैं, जो कि इस वक्त जिज्ञासा को चाहिए। आदित्य उसकी बात मान गया। फिर आदित्य राखी के कमरे में गया। राखी जिसे सब पता था उसने कहा, आदित्य तुम्हें नहीं लगता जिज्ञासा बाद अलग बिहेव कर रही है। आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं राखी, करने दो उसे जो भी करती है, कल सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक है। राखी ने कहा, क्या कल है सर्जरी। तो आदित्य ने कहा, मैंने डॉक्टर मधु से कहकर कल ही सर्जरी की डेट ली है, ताकि जितनी जल्दी हो ये सब खत्म हो, मुझसे भी अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। राखी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, वाह जिज्ञासा, तुम्हारी जिंदगी का अंत तो बहुत जल्द होने वाला है। खुद तुम्हारा पति तुम्हें जल्द से जल्द अपनी जिंदगी और इस दुनिया से निकलने के लिए उतारू है। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। इधर नैना टॉप फ्लोर पर आए जहां पर रागिनी एडमिट थी। उसने जैसे ही उधर आकर देखा तो वह हैरान रह गई। टू बी कंटिन्यूड। PLS लाइक एंड कॉमेंट दोस्तों। CH12 नैना का डॉक्टर बरखा से मिलना। मुझे सिर्फ उसका दिल चाहिए। ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग।
खुद तुम्हारा पति तुम्हें जल्द से जल्द अपनी जिंदगी और इस दुनिया से निकलने के लिए उतारू है। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। इधर नैना टॉप फ्लोर पर आए जहां पर रागिनी एडमिट थी। उसने जैसे ही उधर आकर देखा तो वह हैरान रह गई। अब आगे नैना जैसे ही ऊपर आई उसने देखा कि टॉप फ्लोर पर तो बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। उन्होंने नैना को भी रोक दिया तो नैना ने सिक्योरिटी से कहा कि वो डॉक्टर बरखा से मिलना चाहती हैं। मिस रागिनी की सर्जरी के लिए वो सिक्योरिटी हैरान हो गई, पर उन्होंने फिर किसे फ़ोन किया तो डॉक्टर बरखा जो कि स्पेशल रागिनी के लिए आई थी और सिर्फ उसे ही देख रही थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि रागिनी की सर्जरी के लिए किसी ने उससे कहा है तो उसने जल्दी से बुलाया। नैना जैसे ही डॉक्टर बरखा के केबिन में इंटर हुई तो उसने देखा ये लगभग 50 साल की एक डॉक्टर जिसके मुंह पर बहुत तेज और बहुत ही सुंदर। उन्होंने जैसे ही नैना को बिठाया और पूछा रागिनी के बारे में आप क्या जानती हैं, तो नैना ने कहा वह मेरी दोस्त है और उसी ने ही मुझे रागिनी के दिल की सर्जरी के लिए भेजा है। डॉक्टर बरखा उन्होंने कहा कौन है वह, तो नैना ने कहा उसका नाम जिज्ञासा है और वो कैंसर की मरीज है। कुछ ही दिनों में उसकी मौत होने वाली है, पर उससे पहले वो अपने सारे अंगदान करना चाहती है ताकि वह तो मरने ही वाली है पर किसी को नई जिंदगी मिल सके। वो इसी हॉस्पिटल के निचले फ्लोर पर है। उसने किसी स्वीपर को आपकी पेशेंट रागिनी के बारे में बात करते हुए सुना था कि अगर उसे 48 घंटे के अंदर अंदर दिल नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर बरखा ने कहा हाँ ये सच है कि रागिनी को हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके हार्ट ने ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया है। हम बड़ी मुश्किल से आर्टिफिशियल मेथड के जरिए उसके हार्ट को ठीक रख रहे हैं पर यह ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक। नैना जिसने अच्छी से मास्क डाला हुआ था और टोपी भी ताकि उसे कोई देख ना पाए, उसने कहा इसलिए मेरी वो दोस्त आपकी पेशेंट रागिनी को अपना दिल दान करना चाहती है। डॉक्टर बरखा ने कहा पर एक जिंदा इंसान का दिल हम कैसे ले सकते हैं, किसी को मारकर किसी को खुशियां देना ये कहाँ की ठीक बात है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नैना को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक ये डॉक्टर है जिन्हें कि अपने पैसे से ऊपर भी इंसानियत प्यारी है और एक डॉक्टर मधु है, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। फिर नैना ने कहा डॉक्टर बरखा वैसे भी कल सुबह जिज्ञासा की एक बची हुई किडनी भी किसी को दे दी जाएगी, उसके बाद तो वैसे भी उसकी मौत निश्चित है। एक किडनी और यूट्रस उसका पहले ही डोनेट कर दिया गया है, उसके बाद उसके सारे अंगदान कर दिए जाएंगे। डॉक्टर बरखा ने कहा पर यह कौन कर सकता है, किसी के जीते जी उसके बॉडी पार्ट्स कैसे डोनेट किया जा सकते हैं। अगर उसकी एक बची हुई किडनी भी निकालेंगे तो वह मर जाएगी। कौन डॉक्टर ऐसा करेगा। तो नैना ने कहा देखिए डॉक्टर यह खुद जिज्ञासा की अंतिम इच्छा है कि कुछ ही दिनों में मरने वाली है पर उससे पहले पहले किसी का भला हो सके। कुछ दिनों की बात है, मौत तो सबको आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जी कर भी वो क्या कर लेगी क्योंकि उसे काफ़ी प्रॉब्लम है और वो काफ़ी पेन में है, वो तो अभी मरना चाहती है। आप ज़्यादा मत सोचिए, ये सब उसके टेस्ट की रिपोर्ट हैं जो मैं लेकर आई हूँ। आप देख लीजिए कि आपकी पेशेंट के साथ यह सारी रिपोर्ट्स मैच करती हैं और कल की सर्जरी आप नहीं टाल सकती कि खुद मेरी दोस्त की यह इच्छा है और वो अपनी मर्जी से अपने सारे अंगदान कर रहे हैं। फिर नैना ने कहा मैं आपको 1 घंटे का टाइम देती हूँ, आप प्लीज़ रागिनी की फैमिली से डिस्कस कर लीजिए और सोच लीजिए क्योंकि मेरी दोस्त ने अपने लिए मौत ही चुनी है, एक खुशनुमा मौत, ताकि किसी के शरीर में वो जिंदा रह सके। डॉक्टर बरखा ने कहा पर ऐसा कोई क्यों करेगा। तो नैना ने कहा डॉक्टर बरखा हर एक चीज़ के रीजंस होते हैं, आपको भी सबके रीजंस बहुत जल्द पता चलेंगे, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वैसा ही कीजिए जैसी वो चाहती है। कल शाम तक मैं जिज्ञासा की बॉडी को आपके हवाले कर दूंगी, उसके बाद उसका हार्ट और बाकी के अंग भी आप किसी ज़रूरतमंद को दान करेंगे जो कि खरीद नहीं सकता और बहुत ज़रूरतमंद हो। फिर उसने एक पेपर डॉक्टर बरखा के आगे किया कि ये देखिए इसमें जिज्ञासा ने सब लिखा है कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने सारे अंगदान कर रही है। डॉक्टर बरखा ने कहा कि मैं जिज्ञासा से मिलना चाहती हूं। तो नैना ने कहा ठीक है, मैं उसे 5 घंटे बाद नीचे कैफेटेरिया में लेकर आऊंगी, आप उसे वहीं पर मिल लेना और जो भी बात करनी है कर लेना। इतना कहकर नैना बाहर आ गई। उसने कहा कितनी अच्छी डॉक्टर है, पर वह जाते जाते उस रास्ते को देख रही थी जहां पर हाई सिक्योरिटी थी। कितने ही बॉडीगार्ड्स उस कमरे के बाहर खड़े थे जिसमें कि रागिनी थी। वो उस कमरे में नहीं जा पाई क्योंकि किसी ने उसे जाने नहीं दिया, डॉक्टर बरखा ने भी उसे इजाज़त नहीं दी। फिर वो सीधी डॉक्टर मधु के केबिन में आए। डॉक्टर मधु ने जैसे ही नैना को देखा पहले तो उसे अवॉइड किया, फिर जब नैना ने कहा क्या हो गया डॉक्टर मधु, आप मुझे अवॉइड कर रही हैं, तो डॉक्टर मधु ने न चाहते हुए भी नैना को बोला तुम्हें मुझसे क्या काम है और यहाँ क्यों आई हूँ। नैना ने कहा मैं तो आपके भले के लिए आई हूँ। डॉक्टर मधु ने कहा मेरा भला। तो नैना ने कहा बिल्कुल। फिर नैना ने अपने फ़ोन पर डॉक्टर मधु को कुछ दिखाया।
डॉक्टर मधु हैरान रह गई, उनके हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा, यह वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया और यह कब हुआ? तो नैना ने कहा, मुझे सब पता है कि आपने जिज्ञासा के साथ क्या किया है, किस तरह से उसका यूट्रस बिना उससे पूछे किसी को करोड़ों में बेचा, और आपका और राखी का क्या रिश्ता है, और बाकी सब बातें भी, कि मिस्टर वर्मा आपसे कैसे कनेक्ट हैं, उन सब की वीडियो है मेरे पास। डॉक्टर मधु गुस्से से नैना के पास आई और बोली, व्हाट नॉनसेंस, तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो नैना आराम से डॉक्टर मधु की चेयर पर बैठी और बोली, आप चाहे तो मैं ये सब वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ, फिर अपने आप उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेना कि वो ठीक है या नहीं। आपको और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि जिज्ञासा की एक किडनी गायब है और आप खुद उसकी दूसरी किडनी का ऑपरेशन कल करने वाली है। क्या आपको नहीं लगता यह इलीगल है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो फिर उसने डॉक्टर बरखा और अपने बीच हुई बातचीत का एक फोटो डॉक्टर मधु को दिखाया और बोला, देखिए देखिए, मेरी अभी अभी डॉक्टर बरखा से बात हुई है और आप जानती हैं वह अमेरिका की सबसे बड़ी हॉट सर्जन है। अगर मैं उन्हें बोलूं कि वह जिज्ञासा को चेक करें तो आपका पर्दाफाश होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा आप भी जानते हैं। फिर नैना ने कहा, मुझे ये भी पता है कि आपने जिज्ञासा का यूट्रस भी करोड़ों में बेचा है, और किसे बेचा है ये सब जानकारी मुझे है। जिस वक्त 2 साल पहले जिज्ञासा को कुछ प्रॉब्लम हुई थी और अचानक उसका 6 महीने का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था, और कैसे मरा था वह भी आपको सारी जानकारी है, तब आपने सर्जरी करने के बहाने जिज्ञासा का यूट्रस ही निकाल लिया। अब डॉक्टर बरखा हैरानी से एक चेयर पर बैठकर नैना को देख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नैना को ये सारी बातें पता है। उसने कहा, ये बात तुम्हें कैसे पता, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। नैना ने कहा, ये बात आपको, राखी को और सिर्फ एक नर्स को पता है, और उस नर्स को भी आपने गायब करा दिया। मुझे ये सब बातें पता है। अगर आप चाहते हैं आपका पर्दाफाश ना हो तो चुपचाप मेरी बात मानिए, क्योंकि यह सारी बातें जिज्ञासा को भी पता है। बल्कि यह वीडियो देखिए, उसी ने मुझे दिया है आदित्य और सबको दिखाने के लिए। बस मेरा एक क्लिक और आपकी जिंदगी और आपकी प्यारी राखी की भी तबाह हो जाएगी। सिर्फ आपका डॉक्टर का लाइसेंस ही नहीं छीनेगा, बल्कि जो अवार्ड अभी आपने बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का लिया है और इतना नाम कमाया है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। लोग आप पर थू थू करेंगे, और तो और पुलिस भी आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप पर ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का केस बनता है, और आपको भी पता है यह मामला कितना सीरियस है। फिर डॉक्टर मधु ने कहा, तुम क्या चाहती हो? तो नैना ने बड़े आराम से अपनी टांगे डॉक्टर मधु के आगे टेबल पर रखी, वहीं से एक एप्पल उठाया और मुंह में डालते हुए बोली, मुझे जिज्ञासा का हॉट चाहिए। डॉक्टर मधु ने कहा, क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो नैना ने कहा, मैं जो बोल रही हूँ वह सच है। आप भी जानती हैं जिज्ञासा की जो हालात है, से ज्यादा 6 महीने या 1 साल से ऊपर नहीं जी सकती। बहुत हो गया दोस्ती निभाना, अब मुझे भी तो कुछ कमाने को मिले। अगर जिज्ञासा की जिंदगी लंबी होती तो शायद मैं यह नहीं सोचती, पर अब जब आपने उसकी जिंदगी खराब कर ही दी है तो क्यों सिर्फ आप ही कमाएं, मुझे भी तो कुछ कमाने का हक है। डॉक्टर बरखा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक बड़ी ही गंदी। उन्होंने कहा, वह तो तुम जिज्ञासा का हार्ट किसी को बेचना चाहती हो। नैना ने कहा, बिल्कुल, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए और जिज्ञासा का हार्ट भी। यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप जिज्ञासा की बॉडी को मुझे सौंप देंगे। डॉक्टर मधु ने कहा, पर तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ, पर उसका हार्ट, उसके लंग्स, इन सब का सौदा हो चुका है। फिर नैना ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ हार्ट चाहिए, बाकी सारे अंग आप रख सकती हैं। यानी कि उसके लंग्स, उसकी आंखें, उसकी लीवर, आपने जिस बेचना है बेच दीजिए, बट उसके दिल पर सिर्फ मेरा हक होगा। अगर आपने जरा भी चालाकी दिखाई तो याद रखना, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये सब सोशल मीडिया पर डालने से पहले। और हाँ, फिर उसने अपने फोन पर रिकॉर्डर लगाकर अभी अभी जो कुछ भी डॉक्टर मधु और उसकी बात हुई वह भी सुनाई, कि किस तरह से डॉक्टर मधु ने अपने मुंह से माना है कि उसने जिज्ञासा के सारे अंगों का सौदा किया है। डॉक्टर मधु ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तो नैना ने कहा, धोखे की बात तो आप मत ही कीजिए, मैं जो कह रही हूँ आप वह कीजिए। अगर आप नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी और प्यारी राखी की जिंदगी तबाह हो, वरना जिज्ञासा तो वैसे भी कल नहीं तो 6 महीने बाद मरने वाली है, पर आप और राखी वह पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, और अगर बच भी गए तो आदित्य तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अच्छा होगा आप मुझे धोखा देने के बारे में न सोचे, वरना ज्यादा के लालच में आप इतने से भी जाएंगे। इतना कहकर नैना बाहर आ गई और उसने टू बी कंटिन्यूड PLS लाइक एंड कॉमेंट। PH13 काश कल तुम मर जाओ, जिज्ञासा मिली डॉक्टर बरखा से, वरना जिज्ञासा तो वैसे भी कल नहीं तो 6 महीने बाद मरने वाली है, पर आप और राखी वह पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, और अगर बच भी गए तो आदित्य तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अच्छा होगा आप मुझे धोखा देने के बारे में न सोचे।
वरना ज्यादा के लालच में आप इतने से भी जाएंगे। इतना कहकर नैना बाहर आ गई। अब आगे इतना कहकर नैना बाहर आ गई, पर जाते जाते उसने जानबूझकर वो सारी वीडियो और ऑडियो डॉक्टर मधु को सेंड कर दी। फिर उसने कहा, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें सेंड किया है, पर इसे वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना कल सुबह जिज्ञासा की नहीं तुम दोनों की लाइफ का अंतिम दिन होगा। डॉक्टर मधु सीधा राखी के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। राखी ने कहा, माँ, नैना जिज्ञासा की बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। वो जरूर हमें बेवकूफ़ बना रही है। डॉक्टर मधु ने कहा, देखो राखी, अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो पहले ही कर सकती थी। यह इन्फॉर्मेशन आदित्य तक पहुंचा के अभी तक हमें जेल में डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे भी पता है जिज्ञासा ज़्यादा देर नहीं जिएगी, इसीलिए उसने भी समझदारी दिखाई है उसके बदले में पैसे लेने की। राखी ने कहा, ठीक है माँ, जैसा नैना रहती है वैसा ही कीजिए, क्योंकि एक बार जिज्ञासा की किडनी और उसके सारे अंग चले गए तो उसके बाद कुछ भी हो हमें कोई परवाह नहीं। डॉक्टर मधु ने कहा, पर फिर भी हमें नैना को अपने प्लान में शामिल करना ही होगा, वरना यह वीडियो और यह ऑडियो वो कभी भी वायरल कर सकती है। फिर वो दिन ऐसे ही बीत गया। जिज्ञासा ने आदित्य की तरफ नहीं देखा। दूसरे दिन आदित्य सुबह जिज्ञासा के कमरे में आया और बोला, कल तुम्हारी सर्जरी है। मैं तो चाहता था यह आज हो जाए, पर कुछ इशू आ गया है, मुझे भी नहीं पता, डॉक्टर मधु ने ही बताया है। तो जिज्ञासा ने कहा, तुम्हें कितनी जल्दी है ना मुझे अपनी जिंदगी से निकालने की, एक दिन भी मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आदित्य ने कहा, देखो जिज्ञासा, फालतू में कोई भी बात मत करो, मैं चाहता हूँ आज का दिन तुम आराम से गुजारो और कल के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर प्लीज आज कुछ मत करना, कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिससे कि मुझे गुस्सा आए। जिज्ञासा ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। फिर नैना आ गई, उसने कहा, आदित्य तुम्हें। जिज्ञासा ने कहा, ना, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी आदित्य अंदर ही था कि राखी उसके कमरे में आई, उसके साथ ही डॉक्टर मधु थी। राखी ने कहा, आदित्य, नैना, तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे अपनी बहन से अकेले में बात करनी है। डॉक्टर मधु ने कहा, राखी, मुझे जिज्ञासा को चेक करना है, इसलिए मैं यही रुकूंगी। राखी ने कहा, ठीक है डॉक्टर। आदित्य ने कहा, राखी, अभी जिज्ञासा किसी से नहीं मिलना चाहती, तुम प्लीज बाद में आ जाना। जिज्ञासा ने कहा, नहीं राखी को रहने दो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। आदित्य हैरान तो हो रहा था, पर जैसा जिज्ञासा ने कहा वह और नैना बाहर चले गए और राखी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। और दरवाज़ा बंद करते ही राखी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि कल सुबह ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, फिर भी तुम इतनी शांत हो और अपने पति को खुद ही अपने से दूर कर रही हो। तो जिज्ञासा ने कहा, तुम अच्छे से जानती हो ना कि कल मेरी आखिरी किडनी निकालने के बाद भी मेरी मौत हो जाएगी। तो राखी ने कहा, बिल्कुल, मैं अच्छे से जानती हूँ। डॉक्टर मधु ने जिज्ञासा को कहा, देखा जिज्ञासा, तुम्हें अपने सब ने धोखा दिया, तुमने सब पर विश्वास किया, पर हर एक ने तुम्हारा फायदा उठाया। उनका इशारा नैना की तरफ था। फिर राखी ने डॉक्टर मधु को हाथ दिखाकर रोक दिया कि अभी कुछ मत बोलो। फिर उसने कहा, जिज्ञासा, इतने सालों तक मैंने तुम्हें परेशान किया, मेरी गलतियों की सजा तुम भुगतती रही, बिना बात के तुम मम्मी पापा यहाँ तक कि अपने पति से भी मार खाती रही। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जाते जाते मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? तुम देखना चाहती हो ना कि मेरी बातों में कितना असर है, और आखिरी बार जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि कल जब तुम ऑपरेशन टेबल पर लेटी हो तो तुम्हें कोई अफसोस ना हो ऐसे लोगों को छोड़कर जाने का जो तुम्हारे अपने नहीं। जिज्ञासा ने कहा, क्या करना चाहती हो तुम? तो राखी ने जिज्ञासा के हाथ में लगे आईवी को खींच दिया और जिज्ञासा का खून एकदम से बह पड़ा और उसे बहुत दर्द हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ दूसरे हाथ में पकड़ा, उसकी आंख से आंसू आ गए और फिर राखी ने वो स्टैंड जिस पर वो बोतल लगी थी उसे जानबूझकर अपने ऊपर गिराया और चिल्लाने लगी। डॉक्टर मधु आराम से साथ में मुस्कुराते हुए सारा नज़ारा देख रही थी। बाहर खड़े आदित्य ने जैसे ही राखी के चीखने की आवाज़ सुनी वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागा। उसने आते ही राखी को नीचे से उठाया। डॉक्टर मधु, उन्होंने भी जल्दी से राखी को उठाया। आदित्य ने बोला, क्या हुआ तुम्हें राखी, तुम नीचे क्यों गिर गई? और यह स्टैंड? राखी अपने सिर पर हाथ रख रही थी जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। इतने में ही जिज्ञासा की मम्मी भी रूम में आ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ है राखी को? राखी ने कहा, कुछ नहीं मम्मी, रहने दीजिए प्लीज़, जिज्ञासा को कुछ मत कहना, मैं समझ सकती हूँ उसे मुझ पर गुस्सा है, मैं उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप जिज्ञासा को कुछ मत कहना। फिर उसने कहा, आदित्य प्लीज़ कोई बात नहीं, तुम जिज्ञासा को छोड़ दो। आदित्य, जिसने सिर्फ राखी की बात ही सुनी, जिज्ञासा की तरफ देखा भी नहीं, उसने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, तुम इतनी बुरी हो, इतनी पत्थर दिल हो, तुम्हें सच में इंसान कहना ही गलत होगा।
राखी जो कि पहले ही इतनी बीमार है उस पर तुम अपना ऐसे गुस्सा निकाल रही हो। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा गला घोट दूं। नैना ने जल्दी से आदित्य को रोका और बोला, आदित्य तुम ये कैसे बात कर रहे हो जिज्ञासा से। फिर उसने डॉक्टर मधु को आंखों में के इशारे से ही कहा। डॉक्टर मधु ने कहा, कोई बात नहीं आदित्य। जिज्ञासा को गुस्सा था। जिज्ञासा ने कहा, आदित्य वाह, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। आखिर हुआ क्या है ये देखो, मेरा हाथ जिससे लगातार खून बह रहा है। पर तुमने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि सिर्फ राखी को देखा। ये प्यार है तुम्हारा। अच्छा हुआ राखी ने यह नाटक करके मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा ला दिया, वरना कहीं जाते जाते मुझे अफसोस ना होता तुम्हें छोड़कर जाने का। पर नहीं, अब तो लग रहा है कि तुम्हें भगवान जितनी सजा दे वो कम है। फिर उसकी माँ आगे बढ़ी और उसे जिज्ञासा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, चुप रहो नालायक, तो तुमने राखी को चोट पहुंचाई और ऊपर से आदित्य को भला बुरा कह रही हो। तुम सच में हमारे खानदान पर कलंक हो। दिल तो करता है अभी के अभी तुझे मार दूं। अगर तुम्हारी किडनी राखी के काम ना आती तो मैं तुम्हें कब का मार देती। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि कल ऑपरेशन के बाद तुम मर ही जाओ। आदित्य ने राखी को छोड़ा और बोला, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। तब जाकर उसकी माँ को एहसास हुआ। उसने कहा, वह आदित्य में गुस्से में बोल गई, राखी का ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। फिर वो जल्दी से बाहर चली गई। जिज्ञासा ऊंची ऊंची हंस रही थी, बोली, वाह क्या माँ है यह, मुझे बोलती है कि खानदान के नाम पर कलंक, बल्कि यह तो खुद माँ के नाम पर कलंक है। माँ तो अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकती, पर यह माँ है जिसने मुझे जन्म तो दिया, पर सिर्फ दुख और तकलीफ देने के लिए, जो खुद मेरी मौत भगवान से मांग रही है। उसकी माँ जो अभी दरवाजे पर थी उसने सब सुना। उसे सच में बुरा लग रहा था। आदित्य राखी को लेकर बाहर आ गया क्योंकि राखी ने फिर गिरने का बहाना किया। डॉक्टर मधु जिज्ञासा की तरफ मुस्कुराहट से देख रही थी, जैसे कह रही हो, देख लिया अपना परिवार। इधर आदित्य जैसे ही बाहर आया उसने कहा, आंटी आपने बहुत गलत बात बोली है। उसकी माँ ने कहा, सच में आदित्य मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया, मुझे आज सुबह से बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर उसके पापा आगे आए और बोले, कोई बात नहीं तुम चलो घर जाओ, जाकर रेस्ट करो, वैसे भी कल सर्जरी है, कल सुबह ही मैं तुम्हें ले आऊंगा। इधर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बरखा जिज्ञासा से मिलने आई। उन्होंने नैना को फोन किया कि मुझे जिज्ञासा से मिलना है। नैना, जिसे पता था कि आदित्य और उसके आदमी जिज्ञासा पर नजर रख रहे हैं और वह उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए उसने डॉक्टर मधु की हेल्प ली और उसे बोला कि जिज्ञासा को थोड़ी देर के लिए कैफेटेरिया में उसके साथ जाने दीजिए। डॉक्टर मधु ने आदित्य को बोला कि वो जिज्ञासा को एक टेस्ट के लिए ले जा रही है। अब जिज्ञासा, डॉक्टर बरखा और नैना तीनों एक कैफेटेरिया में ही बने प्राइवेट रूम में बैठी थी, जहां पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ही बैठ सकते थे। जिज्ञासा ने और नैना ने अपने मुंह पर मास्क डाला हुआ था, वो डॉक्टर बरखा को देख सकते थे। डॉक्टर बरखा ने जब कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूं तो जिज्ञासा ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, आप मुझे कल सर्जरी के दौरान ही देख सकती हैं। फिर डॉक्टर बरखा ने उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, तो जिज्ञासा ने बता दिया कि अगर सिर्फ कुछ दिन पहले अपनी जान देने से किसी को जिंदगी मिलती है तो उसमें क्या बुरा है। आप भी जानती हैं रागिनी के पास बहुत कम समय है, अगर उसकी सर्जरी 2 दिन में नहीं हुई तो आप उसे नहीं बचा सकती। और मैं तो वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाली हूं, पर अगर मैं मरकर किसी के काम आ सकूं तो उसे बड़ी क्या बात होगी। शायद मेरे पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्म हैं जो मुझे ये सब भुगतना पड़ा, पर इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करना चाहती हूँ। फिर जिज्ञासा ने उन्हें एक पेपर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सिर्फ डॉक्टर बरखा को हक देती है उसके बाकी के बचे अंगों को किसी जरूरतमंद को दान देने का। जिज्ञासा ने कहा, डॉक्टर बरखा मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ और खुद अपने हाथों से लिखकर अपने साइन करके आपको ये पेपर दे रही हूँ, ताकि जब मेरी बॉडी आपके पास आए तो फिर उसे पर पूरा हक आपका होगा और आप किसी जरूरतमंद को ही मेरे अंगों को देगी, किसी ऐसे को नहीं जो कि पैसे से खरीद सकता हो। डॉक्टर बरखा ने आंख में आंसू लिए बोला, तुम सच में बहुत ही महान हो, बहुत ही नेक दिल। ऐसा तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो जीते जी खुद मरकर कई लोगों को जिंदगियां दे। फिर जिज्ञासा ने कहा, डॉक्टर यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इसके पास खानदान के नाम पर सिर्फ मैं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी पेशेंट रागिनी मेरी इस दोस्त को वैसे ही दोस्त और बहन समझे जैसे मैंने समझा था, क्योंकि मेरा दिल रागिनी के पास होगा तो शायद मुझे मेरी दोस्ती याद रहे। फिर जिज्ञासा ने उन्हें एक और पेपर दिया और बोला, इस पर मेरी कुछ अंतिम इच्छा है जो आपको मरने के बाद पूरी करनी है। टू बी कंटिन्यूड, CH14, रेयांश सिंघानिया। कहीं मैं तुम्हारा खून ना कर दूं। डॉक्टर बरखा और रागिनी। फिर जिज्ञासा ने कहा, डॉक्टर यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इसके पास खानदान के नाम पर सिर्फ मैं हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आपकी पेशेंट रागिनी मेरी इस दोस्त को वैसे ही दोस्त और बहन समझे जैसे मैंने समझा था। क्योंकि मेरा दिल रागिनी के पास होगा तो शायद मुझे मेरी दोस्ती याद रहे। फिर जिज्ञासा ने उन्हें एक और पेपर दिया और बोला, इस पर मेरी कुछ अंतिम इच्छा है जो आपको मरने के बाद पूरी करनी है। अब आगे फिर जिज्ञासा ने डॉक्टर बरखा को 2 पेपर दिए और बोला, यह एक पेपर आप मेरे मरने के बाद खोलेंगे। इसमें मेरी एक इच्छा है और दूसरा पेपर आप पूरे 15 दिन बाद खोलेंगे। डॉक्टर बरखा हैरान थी। उसने कहा, बेटा तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। फिर डॉक्टर बरखा ने कसके जिज्ञासा को गले से लगाया और बोला, धन्य है वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। जिज्ञासा हंसी और बोली, मेरी माँ कितनी धन्य है और कितनी अच्छी, वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई। नैना उसके साथ ही थी। जिज्ञासा ने डॉक्टर बरखा को बोल दिया था कि नैना उन्हें बाद में सारी बातें समझाएगी और सब कुछ बता देगी। फिर डॉक्टर बरखा ने नैना को 2 घंटे बाद ऊपर मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि जिज्ञासा ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उन्हें जो भी बात करनी है वह नैना से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नैना ही ऐसी है जिस पर जिज्ञासा को विश्वास है और नैना जो भी कहेगी समझ लो वो बात जिज्ञासा ने कही है। इधर राखी उसी का इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। नैना ने जैसे ही राखी को देखा वह समझ गई कि वह जरूर जिज्ञासा को दुख पहुंचाने आई है। पहले तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर जिज्ञासा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि यह मुझे दुख पहुंचाए और इन सब के असली चेहरे जल्द से जल्द दुनिया के सामने आए। नैना बाहर तो आ गई पर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने सोचा, राखी तू जाते जाते भी जिज्ञासा को चैन से एक दिन भी नहीं रहने देगी, उसे चैन से मरने भी नहीं देगी। सच में उस भगवान से कैसे माफी मांगेगी, क्यों अपने गुनाह इतने बढ़ा रही है। इधर राखी ने फिर से जिज्ञासा को कुछ कहा। जिज्ञासा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी पर सिर पर हल्का सा चोट का निशान, जिस वजह से हल्का हल्का खून आ रहा था। जैसे ही आदित्य अंदर आया, रात हो चुकी थी। उसने जैसे ही जिज्ञासा के माथे पर निशान देखा और खून बहता, उसने जल्दी से जिज्ञासा को पूछा कि यह क्या हुआ। जिज्ञासा ने कहा, कुछ नहीं। फिर राखी जो पास में बैठी रो रही थी और अपना हाथ पकड़कर बैठी थी, उसने जैसे ही आदित्य को देखा बोला, आदित्य। आदित्य ने जैसे ही राखी की आंख में आंसू देखे उसने तुरंत जिज्ञासा को छोड़ा और राखी की तरफ गया और राखी को पूछा कि क्या हुआ। तो राखी ने कहा, दरअसल मैं अपनी बहन के साथ समय बिताना चाहती थी पर इसने मेरा हाथ मोड़ दिया और जब मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो जानबूझकर इसने दीवार पर अपना सर मारा और मुझे कहा कि वह आदित्य को यही बोलेगी कि मैंने इसे मारा है ताकि तुम कल की सर्जरी के लिए मना कर दो। फिर आदित्य राखी को लेकर उसके कमरे में आया और बोला, अब मैं इस जिज्ञासा को नहीं छोड़ूंगा, कब से इसके नाटक झेल रहा हूँ, तंग आ गया हूँ। मैंने तो सोचा था कि एटलीस्ट इसकी सर्जरी तक मैं इसके सारे ड्रामा बर्दाश्त करूंगा, पर अब इसने हद पार कर दी। इधर उसके माँ बाप को भी जिज्ञासा पर गुस्सा था। आदित्य जल्दी से कमरे में आया और उसने जिज्ञासा के गले को जोर से पकड़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने राखी पर हाथ उठाया। तुम सच में बहुत ही घटिया और गिरी हुई लड़की हो। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें शादी का वचन देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिज्ञासा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इतने दर्द में भी वो हंस रही थी। आदित्य को उसे देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। जिज्ञासा ने कहा, तुमने मुझसे फिर नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था, सिर्फ राखी की बात मान ली। फिर उसने जोर से आदित्य का हाथ झटका और बोला, दरअसल मेरे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ। मैं तुम्हें अभी प्रूफ कर सकती हूँ कि राखी फिर से झूठ बोल रही है। पर अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहते हो सोचो। अब मैं तुम्हें कोई सबूत नहीं देना चाहती। हाँ, मैंने तुम्हारी राखी को मारा। मैंने कहा था ना, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। अब अगर कोई भी मेरे कमरे में आया तो मैं उसका खून कर दूंगी। तुम भी जाओ, कहीं ऐसा ना हो इस पागलपन के दौरे में मैं तुम्हें भी मार डालूं। उसने आदित्य को धक्का दे दिया और अपने बेड पर बैठ गई। आदित्य बाहर चला गया। उसका दिल था कि वो जिज्ञासा को अच्छे से सबक सिखाए, पर यह जानकर कि कल सुबह बहुत जल्द जिज्ञासा को सर्जरी के लिए ले जाएंगे, उसके पास अब कुछ ही घंटे हैं, इसीलिए वो उसे अब कुछ नहीं कहना चाहता था। इधर नैना डॉक्टर बरखा के फोन का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर बरखा ने नैना को अपने कमरे में बुलाया। नैना जैसे ही डॉक्टर बरखा के कमरे में गई, उसने देखा वहां पर पहले से ही एक बहुत लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर बहुत ही रोब, छोटी छोटी दाढ़ी, तीखे नैन नक्श, आंखें गहरी काली और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम। हाइट 6'4" के करीब। उसने व्हाइट शर्ट डाली थी, साथ में ब्लैक पेंट, और साथ में उसी की चेयर के पीछे एक काला कोट टंगा था, जो कि शायद उसने ही टांगा था। उसकी शर्ट में उसके 8 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। उसने अपनी शर्ट को कोनियों तक फोल्ड किया हुआ था और उसके हाथ, जो कि काफी बड़े चौड़े और मर्दाना थे, वो उसने टेबल पर रखे हुए थे
और बहुत ही बेचैन, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही नैना अंदर आई उसकी नज़र उस पर ठहर गई। उसने अपने मन में ही सोचा, कितना हैंडसम है यह, इसे तो देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा। डॉक्टर बरखा ने नैना की नज़र उस तरफ देखकर कहा, नैना। तो नैना ने ही जल्दी से डॉक्टर बरखा की तरफ देखा और बोला, यस डॉक्टर। वो लड़का भी नैना को देखकर खड़ा हो गया। डॉक्टर बरखा ने कहा, नैना इनसे मिलो, ये है रेयांश श्रेयस सिंघानिया, रागिनी के होने वाले पति। नैना ने जैसे ही उस लड़के को देखा उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसने कहा, वाह जिज्ञासा, कितना हैंडसम पति है तेरा, तेरी तो लॉटरी लग गई। उसे गधे आदित्य से पीछा छूटेगा, ये तो उससे कई गुना ज्यादा हैंडसम है। अब तो मुझे लगता है तूने ये शरीर चुनकर बहुत सही किया। रेयाश ने नैना की तरफ देखकर कहा, तो आप ही हैं नैना? तो नैना ने हाँ कहा। रेयाश ने जल्दी से आकर नैना का हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू सो मच। मैं आपकी दोस्त को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पर डॉक्टर बरखा ने कहा कि अब उन्होंने किसी से मिलने से मना किया है, पर प्लीज़ आप मेरा थैंक यू उन तक पहुँचा दीजिएगा। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नैना अपने हाथों को देख रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथ छुड़ाया और अपने मन में सोचा, अगर कुछ सेकंड भी तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो कहीं जिज्ञासा की जगह मेरी आत्मा ही रागिनी के शरीर में प्रवेश न कर जाए। फिर रेयांश ने कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। नैना ने कहा, कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर बरखा ने नैना को बिठाया और बोला, नैना रेयांश रागिनी से बहुत प्यार करता है। और जैसे ही उसने सुना वो दुबई में अपनी मीटिंग छोड़कर वापस आ गया। उससे इंतजार नहीं हो रहा था। उसने कहा, यस, मैं रागिनी को जिंदा बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी दोस्त की जो भी इच्छा है या जो भी वह चाहती है, मैं सब करने को तैयार हूँ। उसे अगर कुछ पैसा चाहिए अपने परिवार के लिए या किसी भी तरह की कोई सपोर्ट, मैं जो वो बोलेगी वह करूँगा। नैना ने कहा, नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए और जो उसकी इच्छा है वो उसने डॉक्टर बरखा को बता दी है। डॉक्टर बरखा ने रेयांश को सब बता दिया था। रेयांश ने कहा, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, आज से आप मेरे घर का मेंबर है। जिस तरह से आप जिज्ञासा की दोस्त थी उसी तरह से आप रागिनी की भी दोस्त रहेंगे और मैं रागिनी को आपसे अपनी छोटी बहन कहकर मिलवाऊंगा। आज से आप मेरी बहन जैसी हैं। नैना उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह तो क्या क्या सोच रही थी और रेयांश ने उसे अपनी छोटी बहन बोल दिया, पर नैना इसी में खुश थी कि अब वो जिज्ञासा के साथ रह सकती है बिना किसी रुकावट के। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, जिज्ञासा के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। रेयांश ने कहा, नहीं, आज से मैं आपका बड़ा भाई हूँ। डॉक्टर बरखा ने कहा, जिज्ञासा की जान कल नहीं बच पाएगी, पर दिल से जब से उसने यह फैसला लिया तब से ही मैंने उसे अपनी बेटी माना और तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। रेयांश ने तुम्हें अपनी बहन माना है तो मैं तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही देखूंगी, यानी कि अपने परिवार का सदस्य। फिर डॉक्टर बरखा उठी और बोली, दरअसल मैं डॉक्टर होने के साथ साथ रागिनी की माँ भी हूँ। तुमने शायद मेरा नाम अच्छे से पढ़ा नहीं। डॉक्टर बरखा ओबराय। अब नैना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, क्या? तो डॉक्टर बरखा ने कहा, हाँ, जिज्ञासा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सच मानो तो उसी पल से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। हाँ, यह मेरी किस्मत है कि एक बेटी की जान बचाने के लिए मुझे दूसरी बेटी का दिल देना पड़ेगा, पर अगर जिज्ञासा यह फैसला खुद नहीं लेती तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करती। नैना ने कहा, नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल अपने आप को गिल्टी मत समझिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है जिज्ञासा ने जो भी फैसला लिया बहुत सही लिया। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको कल जिज्ञासा के हॉट सर्जरी के बाद ही बता सकती हूँ। डॉक्टर बरखा ने हाँ कहा और नैना वहां से चली गई। वह सीधा जाकर जिज्ञासा के कमरे में गई। वह उसे बताना चाहती थी कि वो आज रियांश से मिली और वो सच में बहुत ही हैंडसम है। वो उसे सारी बात बताना चाहती थी, पर उसने आकर देखा कि जिज्ञासा के माथे पर बड़ी सी पट्टी थी और वो सो रही थी। नैना ने पास में बैठे आदित्य को देखा जो कि जिज्ञासा को देख रहा था। नैना ने कहा, आदित्य, मैं दूसरे कमरे में आराम करने जा रही हूँ, सिर्फ आज की रात जिज्ञासा का ख्याल रखना। वैसे मुझे पता है तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे, क्योंकि किसी और से ज्यादा तुम्हें उसकी जान की परवाह होगी। तुम्हारी प्यारी राखी को किडनी जो देनी है। इतना कहकर नैना बाहर आ गई। उसने कहा, सबसे पहले सुबह जाकर जिज्ञासा को ये बताऊंगी कि मेरे रेयांश से मिली। वह खुशी खुशी अपने कमरे में गई। अब उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी कि सच में जिज्ञासा को बहुत अच्छा परिवार मिलने वाला है। जितने भी दुख उसने जन्म में सही सब खत्म हो जाएंगे और इतना प्यार करने वाला पति। डॉक्टर मधु ने जैसे ही नैना को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, उसने समझा कि शायद पैसे मिलने की खुशी है नैना को। आखिर नैना एक अनाथ थी और बहुत ही गरीबी में पली। इतना पैसा उसने कभी देखा नहीं होगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई यह सोचकर कि अब तो नैना भी हमारा साथ दे रही है। और फिर टू बी कंटिन्यूड। PLS लाइक एंड कमेंट। CH15। अलविदा अलविदा। मेरी सांसें कहती हैं अलविदा।
कैसी रही यह जिंदगी जिज्ञासा। उसने समझा कि शायद पैसे मिलने की खुशी है नैना को। आखिर नैना एक अनाथ थी और बहुत ही गरीबी में पली। इतना पैसा उसने कभी देखा नहीं होगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई यह सोचकर कि अब तो नैना भी हमारा साथ दे रही है। और फिर अब आगे आदित्य जिज्ञासा के कमरे में ही बैठा था। जिज्ञासा की नींद खुली तो उसने देखा कि सामने आदित्य है। पहले जिज्ञासा को गुस्सा आया, उसने उसे बाहर भेजना चाहा। फिर यह सोचकर कि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आदित्य को बोला, आदित्य एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? आदित्य ने कहा, तुम अच्छे से जानती हो जिज्ञासा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिज्ञासा ने कहा, कम से कम आदित्य आज तो झूठ मत बोलो, प्यार तो मैंने तुमसे किया बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। 4 साल तक तुम सिर्फ राखी के साथ थे, तुमने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। बल्कि तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि अगर मैं बीमार हूं या मुझे कोई प्रॉब्लम है तब भी तुम मेरा ब्लड राखी को डोनेट करने से बाज नहीं आते थे। कितनी बार मैंने मना किया पर तुम मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर अस्पताल ले जाते थे। अगर मैं तुमसे कहती कि आदित्य मुझे बुखार है या मैं सच में ठीक नहीं हूं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें सिर्फ राखी की बात पर विश्वास रहा, यहाँ तक कि तुमने कभी यह भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी जब तुम मेरा बर्थडे भूल जाते थे। पर राखी का बर्थडे तुम्हें हमेशा याद रहता था। कितने ही ऐसे मौके आए जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी पर तुम सिर्फ राखी के साथ थे। मेरी हर चीज तुम राखी को देते रहे। पेंटिंग्स मैं बनाती थी, तुम्हारे लिए ही पेंटिंग सीखी, और वो पेंटिंग्स भी तुम राखी के कहने पर उसको गिफ्ट करते रहे। और तो और वो राखी मेरी ही पेंटिंग्स को अपनी कहकर लोगों में वाह वाह लूटती रही। और इसमें तुम्हारा साथ मेरे खुद के माँ बाप ने दिया। क्या 4 सालों में तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया? या जो तुम मेरे साथ कर रहे हो कभी ना कभी तुम्हें उसका पछतावा हो सकता है। आदित्य चुपचाप जिज्ञासा की बात सुन रहा था। आज उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह सच में सारी बातें याद कर रहा था कि पिछले 4 साल से उसने जिज्ञासा को सिर्फ दुख ही दुख दिए और कभी उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उसने कहा, जिज्ञासा इसकी भी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे दिल में अपने लिए गुस्सा और नफरत भरी। अगर तुम अपना फर्ज नहीं भूली होती तो। जिज्ञासा ने कहा, मेरा फर्ज? फिर उसने कहा, छोड़ो आदित्य, मैं चाहती थी कि मैं जाने से पहले तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं, क्योंकि सच कहूं तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि नफरत करना चाहती थी। पर अब मैं सोच रही हूं कि अगर मैंने तुमसे नफरत भी की तो शायद कहीं ना कहीं से मैं फिर तुमसे कनेक्ट हो जाऊंगी। मेरे दिल में दिमाग में तुम्हारा एक बार भी ख्याल आए कि मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं तुमसे नफरत भी नहीं करना चाहती। पर अब मैं चाहती हूँ। 3 बज चुके हैं कि हैं, सुबह 7 बजे मुझे सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यह 3-4 घंटे तुम सिर्फ मेरे साथ बताओ। क्या ये कर सकते हो? आदित्य ने कहा, हाँ, सबसे पहले तो तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये 3 घंटे क्या हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे? जिज्ञासा ने कहा, छोड़ो, वो तुम्हें कल पता चलेगा। फिर जिज्ञासा ने कहा, आदित्य तुम मेरे लिए वो गाना गा सकते हो जो तुम अक्सर मेरे लिए गाया करते थे, और वही गाना गाते हुए तुमने मुझे प्रपोज किया था। आदित्य ने कहा, जिज्ञासा तुम थोड़ी देर सो जाओ। जिज्ञासा ने कहा, कम से कम आखिरी बार मेरी इतनी बात मान लो, मैं वो गाना सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से। क्या इतना तुम मेरे लिए नहीं कर सकते? आदित्य, उसने सोचा कि इतना तो वो कर ही सकता है, शायद जिज्ञासा बहुत स्ट्रेस में है इस सर्जरी को लेकर। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही वो गाना गाने लगा अचानक दरवाजा कोई खटखटाने लगा। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला तो राखी खड़ी थी। आदित्य ने कहा, राखी तुम्हें क्या हो गया? राखी की हालत बहुत बुरी लग रही थी, उसकी आंखें लाल, चेहरा भी लाल। उसने कहा, आदित्य मेरी सांस घुट रही है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मम्मी पापा भी घर चले गए हैं, मेरे पास कोई भी नहीं, प्लीज तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे कल के लिए बहुत डर लग रहा है। जिज्ञासा हंसने लगी और बोली, राखी आखिरी बार भी तुम अपना नाटक करने से बाज नहीं आई। कम से कम ये 3 घंटे तो आदित्य को मेरे साथ छोड़ देती। तुम्हें भी पता है कल के बाद तो यह आदित्य पूरी तरह से तुम्हारा हो जाता, और सब कुछ जो कुछ मेरा था। राखी ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली, सॉरी जिज्ञासा, मुझे नहीं पता था, सब मेरी गलती है। और रोते रोते वह अपने कमरे में चली गई, ये बोलकर कि काश कल वह मर ही जाए, अब ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। जिज्ञासा हंसी और बोली, अब मेरा पति मेरे पास आएगा, मुझे डांटेगा कि मैं हमेशा राखी के साथ बुरा करती हूँ, और फिर मुझे सुनाते हुए उसके पास चला जाएगा। आदित्य ने जैसे ही सुना उसके हाथों की मुठियां कस गई। उसने कहा कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो, वो तुम्हारी बहन है, पर तुम सच में इतनी घटिया कैसे हो सकती हो?
इतना कहकर आदित्य राखी के कमरे में चला गया। जिज्ञासा अब उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पति जो अभी मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, पर वो मुझे अकेला छोड़कर उसके पास चला गया। उसे एक बार भी नहीं लगा कि अकेली तो मैं भी हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा होगा, पर उसे सिर्फ राखी की फिक्र है। फिर सुबह 6 बजे जैसे ही जिज्ञासा को सर्जरी के लिए ले जाने लगे थे, उसे व्हीलचेयर पर बिठाया गया। डॉक्टर मधु उसके साथ ही थी, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर जिज्ञासा समझ सकती थी उधर राखी भी व्हीलचेयर पर बैठी ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। उसके माँ बाप उसके पास ही थे। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और यही बोल रही थी, घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। एक बार तो जिज्ञासा को ये देखकर उसके मन में दर्द उठा कि सर्जरी के लिए वह भी जा रही है, पर उसके माँ बाप को सिर्फ राखी की फिक्र है। फिर आदित्य जो जिज्ञासा की तरफ आने लगा, उसे देखकर जिज्ञासा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। उसने कहा, राखी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, देखो अपने माँ बाप के साथ होते हुए भी वह बिल्कुल अकेली है, घबराओ मत, मेरे साथ मेरा भगवान है। आदित्य के कदम वहीं ठहर गए। फिर उसने नजर घुमाकर देखा तो ये सच था, राखी के पास उसके माँ बाप थे और आदित्य भी राखी के पास ही खड़ा था। पर जिज्ञासा अपने कमरे से अकेली ही एक नर्स और डॉक्टर मधु के साथ आई थी। यहाँ तक कि उसके माँ बाप जैसे ही सुबह आए, वह तो जिज्ञासा से मिलने भी नहीं गए, सीधा राखी कमरे में ही गए, उसका हाल चाल पूछा और उसे हौसला देने लगे। उसकी सगी माँ ने भी एक बार कोशिश भी नहीं की कि वो जिज्ञासा को एक बार देख ले। आदित्य वहीं खड़ा सोचने लगा कि सच में जिज्ञासा बिल्कुल अकेली है। अब उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। फिर जिज्ञासा जैसे ही वहां से गुजर रही थी, उसने आदित्य को देखकर एक गाना गाया, अलविदा अलविदा चुपके से कहीं, धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यही, कुछ भी न सुना, कब का था गिला कैसे कह दिया अलविदा, जिनके दरमियां गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी, लो उन बाहों को, ठंडी छाँव को हम भी कर चले, अलविदा 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 मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा अलविदा अलविदा, अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा सुन ले बेखबर, यूं आंखें फेर कर आज तू चली जा, ढूंढेगी नजर हमको ही मगर, हर जगह ऐसी रातों में लेके करवटें याद हमें करना, और फिर हार कर कहना क्यों मगर, कह दिया अलविदा अलविदा अलविदा, कोई पूछे तो जरा क्या सोचा और कहा अलविदा अलविदा अलविदा, अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा, हम थे दिल जले फिर भी दिल कहे काश मेरे संग आज होते तुम, अगर होती हर डगा गुलिस्ता तुमसे है खफा, हम नाराज है दिल है परेशान, सोचा न सुना तूने क्यों भला, कह दिया अलविदा अलविदा, कोई पूछे तो जरा क्या सोचा और कहा अलविदा अलविदा अलविदा, अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा अलविदा अलविदा, क्या सोचा और कहा अलविदा, लो उन बाहों को, ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। धीरे धीरे जिज्ञासा की कुर्सी आगे बढ़ रही थी और वो ये गाना गा रही थी, अपनी आंखें बंद करके और अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहकर। इधर आदित्य ने जैसे ही गाना सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है और बिना बात के आंसू उसकी आंखों में आ रहे हैं। उसकी माँ ने भी जैसे ही जिज्ञासा के होठों से गाना सुना, उसे भी अजीब सा लगा। फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर जिज्ञासा को उस टेबल पर लेटाया गया। जिज्ञासा ने देखा कि डॉक्टर मधु के साथ सिर्फ एक नर्स है और कोई भी नहीं। इधर राखी जो अपनी मां से बात कर रही थी, उसे भी व्हीलचेयर पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाया गया और नर्स ने वो दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राखी व्हीलचेयर से उठ गई और बोली, और जिज्ञासा कैसी रही तुम्हारी यही जिंदगी, कहीं मैंने तुम्हें कोई दुख देने में कसर तो नहीं छोड़ी, कहीं कोई ऐसा पल तो नहीं आया जब तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी या कोई सुख आया हो, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अभी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में दुख भरकर उस चीज को पूरा कर देती हूँ। पर जिज्ञासा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर डॉक्टर मधु ने कहा, घबराओ मत राखी, अगर कोई पल ऐसा रह गया है तो मेरे पास एक आइडिया है। तो राखी ने कहा, क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर ने कहा, क्यों ना हम इसे बिना एनेस्थीसिया दिए ही इसकी किडनी निकाले। राखी ने कहा, व्हाट ए गुड आइडिया। जिज्ञासा ने डॉक्टर मधु को देखकर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप जानती हैं ये गलत है। डॉक्टर मधु ने कहा, अब वो तो सब मेरे हाथ में है, अगर मैं बाहर जाकर कुछ बोल भी दूंगी तो सब मेरी और राखी की बात मानेंगे, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जिज्ञासा ने उस नर्स की तरफ देखा तो वो नर्स, उसने अपना सर झुका लिया। डॉक्टर मधु ने कहा, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरे हाथों पहले ही बिक चुकी है। वो नर्स को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी कुछ ऐसी मजबूरी थी कि उसे डॉक्टर मधु का कहा मानना पड़ा, पर उसकी आंख में आंसू थे। उसने अपनी भरी आंखों से जिज्ञासा को देखकर जैसे उसे माफी मांगी कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती।
जिज्ञासा ने कहा, प्लीज राखी, तुमने मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, तुमने मुझे सब कुछ छीना है। अब तुम ऐसा मत करो, कम से कम मुझे चैन से मरने दो। राखी ने कहा, नहीं नहीं जिज्ञासा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अभी वो कह ही रही थी कि अचानक डॉक्टर मधु ने जिज्ञासा को आगे से पकड़ा और एक बड़ा सा कट उसके पेट पर लगाया और फिर टू बी कंटिन्यूड। PLS लाइक एंड कॉमेंट। CH16। जिज्ञासा की आत्मा ने छोड़ा शरीर। समीर ओबरॉय। राखी ने कहा, नहीं नहीं जिज्ञासा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अभी वो कह ही रही थी कि अचानक डॉक्टर मधु ने जिज्ञासा को आगे से पकड़ा और एक बड़ा सा कट उसके पेट पर लगाया और फिर अब आगे और उसके पेट पर एक बड़ा कट लगाकर उसको काट दिया। जिज्ञासा, उसकी आंखों से आंसू बह गए, पर अगले ही पल में जितनी दर्द में थी वो दर्द गायब हो गया। जिज्ञासा, जिसकी सांसें बहुत तेज थी, उसने हैरानी से जब सामने देखा तो डॉक्टर मधु के बिल्कुल पीछे वही परी थी। उसने बोला, जिज्ञास घबराओ मत, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जिज्ञासा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर मधु ने जैसे ही जिज्ञासा के पेट को फिर से चीरा तो जिज्ञासा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अचानक उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और मशीन में लाइन आने लगी, जिससे डॉक्टर मधु और राखी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, अरे ये क्या, ये तो इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। इधर जैसे ही जिज्ञासा की आत्मा उसके शरीर से निकली, आदित्य उसको कुछ होने लगा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी, अचानक वह छूट गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे दिखाई दिया कि जिज्ञासा आदित्य को अपनी भरी आंखों से देखकर कह रही है, आदित्य, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, और अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। आदित्य उसके पीछे दौड़ रहा है पर जिज्ञासा अचानक गायब हो गई। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और बोला, ये सब क्या था, मुझे यह अचानक क्यों दिखाई दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में जिज्ञासा मुझसे दूर जा रही है। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को नॉक करने लगा ये पूछने के लिए क्या अंदर सब ठीक है कि अचानक जिज्ञासा के पापा ने उसे हाथ देकर रोक दिया और बोला, क्या कर रहे हो आदित्य, तुम्हें पता है ना दोनों का ऑपरेशन चल रहा है और आज हॉस्पिटल में स्टाफ भी बहुत कम है। डॉक्टर मधु और एक नर्स ही है, तुम उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आदित्य ने कहा, पर पापा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ। तो उसके पापा ने कहा, कुछ भी नहीं होगा, दोनों ठीक होगी। आओ तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, अभी ऑपरेशन होने में 1 घंटा है, तब तक हम चाय पी कर आते हैं, तुम्हें भी थोड़ा ठीक लगेगा। अभी वो बात ही कर रहे थे कि नैना भागते हुए आई और बोली, जिज्ञासा। जिज्ञासा कहाँ है। तो आदित्य ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। नैना ने कहा, सर्जरी तो 7 बजे शुरू होनी थी, फिर उसे पहले ही क्यों ले गए। उसके पापा ने गुस्से से नैना को देखकर कहा, अब डॉक्टर सर्जरी भी तुझसे पूछ कर करेगा क्या। नैना ने कहा, बहुत पछताने वाले हैं आप, बस थोड़ी देर की बात है। नैना वही थी, उसने देखा कि आदित्य और जिज्ञासा के पापा बाहर जा रहे हैं और उसकी माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी है। उसने अपने घड़ी में देखा और फिर उसने फ़ोन किया डॉक्टर मधु को और पूछा कि क्या ऑपरेशन हो गया। तो डॉक्टर मधु ने कहा, हाँ। नैना ने कहा, मुझे जिज्ञासा की बॉडी चाहिए, अपना वादा मत भूलना। डॉक्टर मधु ने कहा, मैंने कहा ना, जिज्ञासा का दिल तुम्हें ही मिलेगा और 20 लाख भी तुम्हारे अकाउंट पर जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे। नैना ने कहा, अच्छा आप समझदार हैं, वरना आपको भी पता था मैं क्या कर सकती हूँ। फिर राखी ने फ़ोन लेकर कहा, हमें धमकी मत दो। नैना ने कहा, तुम उस पोजीशन पर नहीं हो जो मुझे धमका सको। डॉक्टर मधु ने कहा, आदित्य और इसके माँ बाप बाहर ही हैं। तो नैना ने कहा, आदित्य और उसके पापा बाहर गए हैं और उसकी माँ उसको मैं बहाने से दूसरी तरफ भेज रही हूँ। पूरे 5 मिनट बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में आकर जिज्ञासा की बॉडी ले जाऊंगी। नैना ने डॉक्टर बरखा के ही एक आदमी को अपने साथ बुला लिया। फिर एक नर्स राखी की माँ के पास आई और बोली, वो आपके पति आपको बाहर बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ काम है। राखी की माँ बाहर चली गई। नैना जल्दी से कमरे में आई, उसके साथ वो आदमी था। उसने जैसे ही जिज्ञासा को खून से लथपथ उस हालत में देखा, उसका गला भर गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और उस लड़के को बोला, जल्दी करो। डॉक्टर मधु ने जल्दी से बहुत बड़ी कॉटन का टुकड़ा जिज्ञासा के उस जख्म पर रखा। जिज्ञासा की आत्मा और वो परी वहीं पर थी और वो सब सुन रही थी कि कैसे डॉक्टर मधु और राखी जिज्ञासा की मौत को एंजॉय कर रहे हैं और कैसे वो वहीं पर चेयर में बैठकर दोनों सिगरेट पी रहे हैं। परी को उन्हें देखकर जिज्ञासा से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, सच में जिज्ञासा, ये लोग मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, मरने के बाद भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और कभी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा।
जिज्ञासा ने कहा, पर इससे क्या होगा, मेरा जीवन तो खत्म हो गया। तो परी ने कहा, नहीं, अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, ऐसी जिंदगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नैना उसने जैसे ही दूसरी तरफ परी को देखा तो वो हैरान रह गई कि परी माँ भी यहाँ है, पर उसके चेहरे पर यह सोचकर मुस्कुराहट आ गई कि अगर परी माँ यहाँ है तो इसका मतलब जिज्ञासा भी आसपास कहीं है। और वो बिल्कुल ठीक है। इधर नैना उस आदमी के साथ जिज्ञासा की बॉडी को ले जा रही थी तो डॉक्टर मधु ने कहा, नैना, दिल निकाल कर यह बॉडी तुम्हें मुझे देनी है। तुम्हें पता है जिज्ञासा के बाकी के अंगों पर मेरा हक है। तो नैना ने कहा, मुझे सब पता है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़के के साथ उस स्ट्रेचर को जिस पर जिज्ञासा की बॉडी थी उसे लेकर वो सीधा ऊपर के फ्लो में आ गई, जहां पर रागिनी का पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। नैना की आंखें भरी हुई थी। जैसे ही रेयांश ने नैना को देखा उसने कहा, नैना। तो नैना ने जिज्ञासा की तरफ इशारा किया जिसका मुंह चद्दर से ढका था। नैना ने देखा रेयांश के साथ ही एक उतना ही हैंडसम और वैसे ही रोबदार एक और लड़का खड़ा है। डॉक्टर बरखा नैना की हालत समझ सकती थी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर नैना को गले से लगाया और बोला, नैना, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रागिनी के पापा भी वही थे। वो जल्दी से आगे आए और बोले, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान बच रही है। नैना उसको समझ आ गया कि यह शायद उसके पापा हैं और फिर बातों से पता चला कि दूसरा लड़का समीर ओबरॉय रागिनी का बड़ा भाई है, जो रागिनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उन सब का प्यार देखकर नैना को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मेरी दोस्त को एक अच्छा परिवार मिलेगा, अब उसे वह प्यार मिलेगा, इसके लिए वो पूरी उम्र तरसी है। इधर जैसे ही समीर ने जिज्ञासा के चेहरे से चद्दर हटाई, पहले तो सब देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो शक्ल रागिनी से काफी हद तक मिलती थी। एक दो तिल के निशान और थोड़ा सा नाक की शेप का फर्क था, बाकी वो बिल्कुल रागिनी थी। हाँ, यह नहीं कह सकते थे कि वह जुड़वा है, पर जितनी हद तक शक्ल मिलती थी वह बहने लगती थी। समीर ने जैसे ही देखा उसने फिर हैरानी से डॉक्टर बरखा और रेयांश को देखा जिनकी वही हालत थी जो समीर की थी। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हैरान है, क्योंकि उसने अभी तक रागिनी को नहीं देखा था। डॉक्टर बरखा जिसने पहली बार जब जिज्ञासा को देखा था तब उसका मुंह मास्क से ढका था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सच में भगवान की कुदरत को कोई नहीं पहचान सकता। रागिनी को अगर कोई अपना दिल भी दान कर रहा है तो बिल्कुल उसकी दिखने वाली लड़की और उसी की उम्र की। फिर डॉक्टर बरखा जल्दी से जिज्ञासा की बॉडी को अंदर ले गई। जैसे जैसे जिज्ञासा की बॉडी अंदर जा रही थी नैना का दिल वो टूट रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का रूम बंद हुआ नैना वहीं पर घुटनों के बल बैठ गई और ऊंची ऊंची रोने लगी। जिज्ञासा के पापा ने जल्दी से नैना को पकड़ा और अपने सीने से लगाते हुए बोला, बेटा प्लीज हिम्मत रखो, अगर तुम्हारी दोस्त तुमसे बिछड़े हैं तो तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मुझे सब बता दिया है बरखा ने, आज से तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। और जिज्ञासा को तो मैंने उसी दिन से अपनी बेटी मान लिया। रेयाश नैना के पास आया, उसने कहा, हाँ नैना, मैंने भी तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और मैं एक बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। उसने नैना के सिर पर हाथ रखा। अब रागिनी का हॉट ट्रांसप्लांट हो रहा था। जिज्ञासा और वो परी माँ वहीं खड़े थे। जिज्ञासा की नज़र जैसे ही रागिनी पर पड़ी उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। परी माँ ने कहा, जिज्ञासा आज से तुम इस रागिनी की जिंदगी जियोगी। जिज्ञासा ने कहा, पर परी माँ मैं बाकी सबको क्यों नहीं देख पा रही, बाहर मुझे नैना के अलावा सबके चेहरे धुंधले दिख रहे थे। ऐसा क्यों? तो परी माँ ने कहा, जिज्ञासा वो तुम्हें कल पता चलेगा जब रागिनी होश में आएगी। इतना कहकर परी माँ वहां से चली गई। जिज्ञासा जिसके दिल में आया कि एक बार वो नीचे जाकर देखे कि मेरे पति और मेरे प्यारे माँ बाप की क्या हालत है। ये सुनकर कि मैंने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया, वह आदित्य को रोते हुए देखना चाहती थी। पर जैसे ही उसकी आत्मा नीचे आई तो उसने देखा कि उसके माँ बाप बहुत खुश हैं और आदित्य भी। उसने कहा, मेरे मरने का भी नहीं दुख नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि डॉक्टर बरखा ने ये बताया ही नहीं कि जिज्ञासा मर चुकी है, बल्कि उनके वहां आने से पहले ही उसने उन्हें ये बोल दिया कि जिज्ञासा ने कहा है कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाती वो किसी को देखना नहीं चाहती, इसीलिए उसे पोस्ट ओटी रूम में भेज दिया है। आदित्य ने एक बार डॉक्टर मधु को बोला कि वो उससे मिलना चाहता है, पर डॉक्टर मधु ने मना कर दिया कि अगर पेशेंट नहीं चाहता तो मैं उसे इजाजत नहीं दूंगी। जब खुद जिज्ञासा मुझसे कहेगी मैं तभी उससे मिलने दूंगी। अब उसकी मां ने कहा, देखा आदित्य, ये लड़की अब भी नहीं सुधरी, इतनी बदतमीज कोई कैसे हो सकती है। एक हमारी राखी को देखो, ऑपरेशन होते ही वो अपने कमरे में वापस आई, अभी वो बेहोश है, पर बेहोशी से पहले उसने यही बोला कि वो सबसे पहले अपने परिवार को देखना चाहती है। और यह सब उस डॉक्टर मधु ने ही बताया क्योंकि उन्होंने राखी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश किया था ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और इधर अप टू बी कंटिन्यूड। PLS लाइक एंड कॉमेंट।